ओके, तो चलिए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं और सीधे चलते हैं 7वीं शताब्दी के भारत में। जरा सोचिए, तेज सर्द हवाएं चल रही हैं, धूल भरे रास्ते हैं और उन्हें पार करते हुए एक यात्री एक ऐसी जगह पहुंचता है जो उस वक्त पूरी दुनिया के ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नालंदा महाविहार की। आज हम स्रोतों और तथ्यों के आधार पर चीनी विद्वान और भिक्षु ज़ुआनज़ांग के इस अद्भुत ऐतिहासिक सफर को समझेंगे। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी दोस्तों, ये ज्ञान, साहस और एक ऐसे विश्व स्तर के शिक्षा केंद्र की कहानी है जहां आने का सपना पूरी दुनिया देखती थी। तो सवाल ये है कि 637 सीई में इस बेहद खतरनाक और लंबे सफर के अंत में आखिर उन्हें मिला क्या? पहाड़ों और रेगिस्तानों को पार करके जब चीनी बौद्ध भिक्षु ज़ुआनज़ांग आखिरकार मध्यकालीन मगधा पहुंचे तो उनके सामने था दुनिया का पहला रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी नालंदा। आखिर इस आलीशान शिक्षा केंद्र को देखकर उन्हें कैसा लगा होगा? यकीन मानिए, जो नज़ारा उनके सामने था उसने इस कठिन सफर की सारी थकान मिटा दी होगी। चलिए थोड़ा इस टाइमलाइन पर ध्यान देते हैं और देखते हैं कि यह सफर आगे कैसे बढ़ा। 630 सीई में शुरू हुआ यह मुश्किलों भरा सफर आखिरकार 637 सीई में नालंदा पहुंचा। लेकिन ज़ुआनज़ांग इतनी दूर आए क्यों थे? उनका मेन मकसद था शुद्ध और असली बौद्ध ग्रंथों को ढूंढना, ऐसी किताबें जिनमें कोई मिलावट ना हुई हो। वो नालंदा में रुके, पढ़ाई की और भी आगे की यात्राएं की। फिर 642 सीई में वापस नालंदा आकर आखिरकार 643 सीई में अपने देश वापस लौटने की तैयारी शुरू की। ये कोई आम सफर नहीं था, ये ज्ञान को पाने की एक ऐसी लगन थी जो सच में प्रेरणादायक है। जब ज़ुआनज़ांग ने पहली बार नालंदा को देखा ना, तो उनकी आंखें लिटरली खुली की खुली रह गईं। उन्होंने खुद लिखा है कि वहां की खूबसूरत इमारतें और मीनारें किसी जादुई नगरी जैसी लगती थीं। उन्होंने विशाल ईंट की दीवारों और 8 अलग-अलग आलीशान हॉल्स का जिक्र किया है। सोचिए जरा उस दृश्य को, जहां सुबह के कोहरे में आकाश दर्शन के स्थान यानी ऑब्जर्वेटरीज ऐसे लगते थे जैसे बादलों में छुपे हुए हों। ये अपने आप में कितना अद्भुत रहा होगा। और अब इस संख्या को देखिए, 1510। उस जमाने के हिसाब से ये नंबर कोई छोटा मोटा नहीं था। ज़ुआनज़ांग ने अपने दस्तावेजों में बताया है कि इस महान संस्थान में 1500 से ज्यादा शिक्षक पढ़ाते थे और लगभग 10,000 छात्र और भिक्षु वहां निवास करते थे। मतलब ये सिर्फ एक मठ नहीं था, ये अपने आप में एक पूरा का पूरा शैक्षिक शहर था। इस नंबर से ही हम उस विश्वविद्यालय के विशाल आकार का अंदाजा लगा सकते हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि यह शहर सिर्फ भारतीय छात्रों तक सीमित नहीं था, ये सच में दुनिया भर के विद्वानों का एक ग्लोबल सेंटर था। चीन, कोरिया, तिब्बत, इंडोनेशिया और यहां तक कि पर्शिया और टर्की जैसी दूर दराज जगहों से भी लोग यहां आते थे। इसी अंतर्राष्ट्रीय माहौल में ज़ुआनज़ांग का स्वागत हुआ और उन्हें एक प्यारा सा भारतीय नाम भी मिला, मोक्षदेवा। सोचिए उस वक्त अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों के लोग एक साथ बैठकर कैसे लंबी बहस और चर्चाएं करते होंगे। यह सच में ज्ञान का एक विश्व स्तर का मेला था। अब अगर आपको लग रहा है कि यहाँ सिर्फ धर्म की पढ़ाई होती थी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नालंदा का पाठ्यक्रम बहुत ही व्यापक था। महायान और योगाचार जैसे बौद्ध दर्शन के साथ साथ यहाँ चिकित्सा यानी मेडिसिन, खगोल विज्ञान, वेद और तर्कशास्त्र यानी लॉजिक भी पढ़ाया जाता था। और ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। तर्कशास्त्र पढ़ना और उसमें महारत हासिल करना इसलिए जरूरी था ताकि विद्वान अपने विचारों की और बौद्ध दर्शन की तर्क के साथ रक्षा कर सकें। शास्त्रार्थ करना उस शिक्षा प्रणाली का एक बेहद अहम हिस्सा था। लेकिन शिक्षा के इस कड़े माहौल में महारत हासिल करना कोई आसान काम नहीं था। इसे ऐसे समझिए, यहाँ एक तरफ लगभग 1000 शिक्षक 20 ग्रंथ संग्रहों को समझा सकते थे, वहीं दूसरी तरफ सिर्फ 10 शिक्षक ऐसे थे जो 50 से ज्यादा संग्रह जानते थे। और ज़ुआनज़ांग उन्हीं चुने हुए खास विद्वानों में से एक थे जिन्हें 50 संग्रहों का ज्ञान था। पर उनकी ज्ञान की भूख यहाँ भी कहाँ शांत होने वाली थी। उन्हें तो उस सबसे बड़े आचार्य की खोज थी जो उन्हें सर्वोच्च ज्ञान दे सके। और ये सच्ची लगन आखिरकार उन्हें कहाँ ले गई? पूज्य आचार्य शीलाभद्र के पास। आचार्य शीलाभद्र पूरे नालंदा में एकमात्र ऐसे आचार्य थे जिन्होंने सभी प्रमुख सूत्रों और शास्त्रों पर पूरी महारत हासिल की थी। वो इस संस्थान के प्रमुख थे और योगाचारा दर्शन में ज़ुआनज़ांग के लिए उनसे बेहतर मार्गदर्शक कोई हो ही नहीं सकता था। इन्हीं की छत्र छाया में ज़ुआनज़ांग ने अपने ज्ञान को और गहरा किया। अच्छा, अब आते हैं इस पूरी यात्रा के सबसे रोचक हिस्से पर। आखिर उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था क्या? वो लक्ष्य था धर्मगंजा यानी नालंदा का विशाल पुस्तकालय। इसका मतलब होता है धर्म का भंडार।
ख्वेनजांग का इतनी दूर आने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि यहाँ जो अनमोल पांडुलिपियां, भोजपत्र और ग्रंथ रखे हैं उन्हें पढ़ा जाए और सुरक्षित रूप से प्राप्त किया जाए। सच कहूं तो ये पुस्तकालय एक तरह से नालंदा का दिल था। और ध्यान दीजिए, ये पुस्तकालय कोई एक छोटा मोटा कमरा नहीं था। ये 3 बड़ी और बहुमंजिला इमारतों में फैला हुआ था, जिनके नाम ही सुनने में कितने शानदार लगते हैं। रत्न सागर यानी गहनों का सागर, रत्नरंजका और रत्नोदाधि। इन विशाल इमारतों के अंदर लाखों की संख्या में किताबें और पांडुलिपियां सुरक्षित रखी गई थीं। ये लिटरली पूरी धरती पर ज्ञान का एक असीमित सागर था, जो दुनिया भर के ज्ञान प्यासों की प्यास बुझाता था। इन तीनों में जो सबसे ऊंची इमारत थी ना, उसका नाम था रत्नोदधि। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 9 मंजिला ऊंची थी। उस जमाने में 9 मंजिला इमारत बनाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। इसी रत्नोदधि के भीतर सबसे ऊपरी मंजिलों पर प्रज्ञा पारमिता सूत्र जैसी सबसे पवित्र पांडुलिपियों को बड़ी हिफाजत से रखा जाता था, ताकि वो बारिश और कीड़ों वगैरह से पूरी तरह महफूज रहें। और इतने सालों की कड़ी मेहनत और निवास के बाद आखिरकार ह्वेनजांग अपना मकसद सफल हुआ। ये नंबर देखिए, 657। ह्वेनजांग अपने साथ 657 असली संस्कृत ग्रंथ वापस चीन ले जाने में कामयाब रहे। उनका विजन एकदम क्लियर था। इन ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद करना था, ताकि ये बौद्ध ज्ञान सिर्फ भारत तक रुककर ना रह जाए, बल्कि उनके देश और बाकी दुनिया तक भी आगे बढ़े। तो अब यहाँ सबसे बड़ा प्रैक्टिकल सवाल ये आता है कि इतने सारे ग्रंथों को फिजिकली वापस ले जाना कोई मजाक थोड़ी था। वापसी का ये सामान अपने आप में कितना विशाल था, जरा देखिए। 657 संस्कृत ग्रंथ, 150 बौद्ध अवशेष जो 520 मजबूत बक्सों में पैक थे, और इन सब को लादने के लिए पूरे 20 घोड़ों का इस्तेमाल किया गया। मतलब ये उस समय का एक बेहद कठिन और बड़ा लॉजिस्टिकल टास्क था, जिसे भारी खतरों के बीच 2 महाद्वीपों के पार पूरा किया गया। तो आखिर में इस कहानी को समाप्त करते हुए एक बहुत ही अहम और गहरा सवाल उभरता है। एक अकेले विद्वान की इस यात्रा ने आने वाले मानव इतिहास के लिए उस महान केंद्र के ज्ञान को कैसे बचाकर रखा, जो आगे चलकर पूरी तरह नष्ट हो गया। इतिहास बताता है कि 13वीं शताब्दी आते आते आक्रमणों में नालंदा को जलाकर नष्ट कर दिया गया। लेकिन उस तबाही से बहुत पहले ख्वेनजांग जो ग्रंथ अपने साथ चीन ले गए और उनका अनुवाद किया, उन्होंने उस ज्ञान को हमेशा के लिए जिंदा रखा। ये इस बात का एक सच्चा प्रमाण है कि भौतिक इमारतें चाहे नष्ट हो जाएं, पर ज्ञान अपना आगे बढ़ने का रास्ता निकाल ही लेता है। तो आखिर में सोचने वाली बात ये रह जाती है कि सदियों पुराने इस ज्ञान और साहस की विरासत से आज हम क्या सीख सकते हैं, और उस ज्ञान की आग को हम आज कैसे आगे बढ़ा सकते हैं।